बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि ऐसे स्पेशल बच्चे जिनकी कुव्वत समात चली जाती है या वो बोल नहीं सकते प्रॉपर और मुआशरे से वो पीछे रह जाते हैं या हमारा मुआशरा भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन बच्चों को नॉर्मल लाइफ में कैसे लाया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरह वो बच्चे या बड़े जिनकी कुव्वत समात कम हो जाती है या पैदाइशी तौर पे होती नहीं है, उसका क्या हल है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इसी तरह वो बच्चे जो मेंटल डिसऑर्डर में चले गए या उनकी जो डिसेबिलिटी हो गई या इसके अलावा उनकी समात का कोई इशू हो गया या वो बोल नहीं पा रहे प्रॉपर, उनकी स्पीच थेरेपी के अगर कोई इश्यूज़ हैं, तो इन सारे मामलात को टाइटल करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो के अंदर दो बड़ी ही अहम शख्सियात को दावत दे रखी है। और वो हमने हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कोशिश की है कि बाकायदा प्रॉपर तौर के ऊपर सर्टिफाइड कंसल्टेंट लेवल के लोगों को हम बुलाते हैं, ताकि जो भी बात आप लोगों तक पहुंचाई जाए या हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे नाजरीन हैं, उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए, उनको वेल अवेयर करने के लिए, उनको वेल एजुकेट करने के लिए, ताकि उनको पता हो कि अगर मेरा कोई इशू है तो मुझे कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है और अपना इलाज करवाना है। जैसे कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट कम होने की वजह से जो नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो हमारे यहाँ अताई लोग होते हैं या डिफरेंट किस्म के आपके हुक्मा जो क्वालिफाइड नहीं होते, वो आपकी बीमारी का जो गोल्डन पीरियड होता है उसको वो वेस्ट कर देते हैं। मसलन अगर आपको पता चला कि मेरे कान में कोई इशू है, मुझे सुनाई कम दे रहा है, मेरे कान में सीटियाँ बज रही हैं या मेरे कानों के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे उसकी कोई समझ नहीं आ रही, तो आप नॉन सर्टिफाइड बंदों के पास चले गए जिसकी फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे जाके आपने जो आपकी बीमारी का गोल्डन पीरियड है उसको ज़ाया कर दिया, तो वो बीमारी दिन ब दिन आगे से आगे बढ़ती चली गई। इसी तरह जब आपको ये पता चलता है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ या बेटा कर रहा था या कर रही थी, तो फिर भी जाके वो प्रॉपर उस तरह का अपने आप को नॉर्मल लाइफ में नहीं ला पा रहा या डिसेबिलिटी हो गई, मौजूरी हो गई, अब इसको हमने कैसे नॉर्मल लाइफ में लाना है, तो ये वो चीज़ें, ये वो पीरियड्स होते हैं जिसको आप ज़ाया कर देते हैं। अपना गोल्डन पीरियड ज़ाया करके जब आप कंसल्टेंसी में जाते हैं तो तब तक आपकी बीमारी जवान हो चुकी होती है, फिर उसको ठीक करने में एक टाइम लगता है। तो इन सारे मौज़ूआत को कवर करने के लिए आसान अल्फाज में हमारा ये जो हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ चूँकि नामवर प्रोफेसर मौजूद हैं, नामवर डॉक्टर साहबान मौजूद हैं, तो हम कोशिश करेंगे इन सारे मामलात पर खुल के बात की जाए ताकि अपने व्यूअर्स को एजुकेट किया जाए। मेरे साथ पहले जो गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इकराम, कंसल्टेंट आर्डियोलॉजिस्ट, जो आपकी कुव्वत समात, आपकी हेयरिंग, इनके मामलात को देखते हैं, इनको हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारे साथ एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा अता मौजूद हैं, जो बड़ी फेमस बंदी हैं और बड़े मुश्किल तरीके से हमने इनसे टाइम लिया। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको भी अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी इजाज़त से मैं सर से शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारी पब्लिक को अवेयर करने के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, कि ये जो कुव्वत समात का जो क्राइटेरिया होता है, ये आपकी डोमेन में क्या है, यानी आप किस तरह इसको देखते हैं कि कुव्वत समात कब डॉक्टर के पास जाने के काबिल होती है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात आपने बहुत अहम की, जो मैं इसको मज़ीद एम्फसाइज करूँगा, होता ये है कि लोग लेट कर देते हैं, गोल्डन पीरियड ज़ाया कर। गोल्डन पीरियड अब हमारे में, ये हमारे कुव्वत समात और गोयाई में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एज। ठीक, अगर वो ज़ाया हो जाए तो उतना ही मुश्किल हो जाता है बच्चे को स्पीच को, असल मकसद तो स्पीच डेवलपमेंट है सुनाने के बाद। वो 3.5 ईयर्स, हम कहते हैं 3.5 ईयर्स तक बच्चे को सुन के बोलना आ जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग अताइयों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जिनको नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं जी बच्चा ठीक हो जाएगा,
बड़ा होगा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और कई टेस्ट ही नहीं कराते। उसकी वजह से क्या होता है, वो गोल्डन पीरियड जाया हो जाता है, और देन इट इज वो जब हमारे पास आते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल, उनको मुश्किल होता है उनको। लेकिन बहरहाल सबसे जरूरी बात ये है, ये समझना कि 30,000 में से 3 बच्चे जो हमारा वर्ल्ड की स्टेटिस्टिक्स है, 1000 में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको इतना ज्यादा हियरिंग लॉस होता है कि तकरीबन ना होने के बराबर होता है, जो पैदाइशी होते हैं। और इनको, लेकिन हमें क्या पता कि इस बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। इसीलिए जब मैं PhD हूँ ऑडियोलॉजी में, जो मैं एरिज़ोना स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस से, और फिर मैं बोर्ड सर्टिफाइड इन ऑडियोलॉजी भी हूँ यूनाइटेड, तो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये, उन्होंने इसको एक लॉ बना दी, यानी कि एक कानून बना दिया कि जो बच्चा पैदा हो सबसे फर्स्ट फ्यू डेज में उसका हियरिंग टेस्ट, हियरिंग स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है। फिर अगर है, फिर ऑडियोलॉजिस्ट है उसको मजीद करते हैं एग्जामिन एंड डायग्नोज। अगर वाकईतन उसको इतना लॉस है तो विद इन ए ईयर उसको सुनाने का हम कुछ तरीका ढूंढते हैं जिससे वो बेहतरीन तरीके से सुन सके। ठीक है। और अगर बिल्कुल ही नहीं हेयरिंग तो अगर हेयरिंग एड के साथ उनको नहीं होता तो फिर बाद में हम कोक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं, जो जिसके बारे में मैं आपको मजीद बताऊंगा। लेकिन वो एक नया कान है जो, लेकिन विद इन ए ईयर तकरीबन साल तक उसका ट्रीटमेंट हो चुका होता है, फिर उसकी स्पीच डेवलपमेंट आसान होती है। तो इसलिए ये चीज समझने की जरूरी है कि हर बच्चे का पैदाइश पे टेस्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि हम उसको बेहतरीन तरीके से, यानी आपका कहने का मकसद कि अगर बच्चा जो है उसको आप बुला रहे हैं, वो प्रॉपर आपकी टेंशन डाइवर्ट नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा आपको प्रॉपर, तो उसको बाकायदा जो है वो चेक करवाना चाहिए, उसकी कुव्वत समाअत वगैरह, इसको टेस्टिंग के लिए कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, ताकि वो उसकी क्लियरनेस दे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लिखा होता है कि आपको हॉर्न सुनाई देता है कि नहीं, सिग्नल नजर आते हैं कि नहीं, तो वो फिर कोई डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है, उसका मेडिकल बनाता, तो तब जाके आपका लाइसेंस बनता है। ये पैदाइश के फौरन बाद हो जाना चाहिए ताकि हमें पता लगे बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। सर पैदाइश से कितनी देर के बाद? ये हॉस्पिटल आप करना चाहिए। ठीक है। इन द हॉस्पिटल हमारे उधर जो अमेरिका में न्यूबॉर्न बेबी पे हम कर सकते हैं और उसी पे ही होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसी वक्त उनको उसी वक्त हो जाए। हाँ, वो फिर अगर आप रेफर होता है यानी कि फेल होता है, फिर ऑडियोलॉजिस्ट को मजीद इसको एग्जामिन कर सकता है। अगर पास हो जाता है तो बस ठीक है, उसके बाद वो मतलब जिंदगी कर सकता है। जी नाज़रीन, सर ने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी पैदाइशी तौर पे बच्चा कोई अगर साइन वगैरह नहीं ले रहा तो आपको पैदाइशी तौर पे फौरी तौर पे उसको चेक करवाना चाहिए, उसकी हियरिंग वगैरह देखनी चाहिए। अगर वो उसका कोई इशू आता है तो उसको प्रॉपर तरीके पे ऑन द टाइम उसको सपोर्ट किया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर आयशा हैं, ये चूँकि काम करती हैं डिसेबिलिटी के ऊपर और स्पीच थेरेपी के ऊपर, और बेशुमार स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, जो बच्चे मजूरी में चले जाते हैं, डिसेबिलिटी में चले जाते हैं, या उनका प्रॉपर उनको सुनाई नहीं देता या वो बोल नहीं सकते, तो उनको ये किस तरह जो है वो नॉर्मल स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश करती हैं या एक नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश करती हैं। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरह काम करती हैं फील्ड में? बेसिकली हम पाकिस्तानी स्टैटिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं, तो यहाँ पे रूल आउट देन होता है जब बच्चा स्पीकिंग एज में आता है। जब उसके माइलस्टोन घर वाले डिटेक्ट करते हैं कि बच्चे की ये बोलने की एज है लेकिन इसमें बच्चा बोल नहीं रहा, देन वो कंसर्न शो करते हैं देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, देन दे गो टू डॉक्टर्स। वो डॉक्टर के पास जाते हैं और यहाँ पे भी लेवल्स डिक्लेयर होते हैं उसकी हेयरिंग लॉस के, कि वो किस लेवल की हेयरिंग लॉस है। उस पे जब एम्पलीफाइड डिवाइसेस लगाई जाती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती हैं। बच्चा जो है वो हेयरिंग एड या हेयरिंग मोल्ड नहीं पहन रहा तो उस पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये साइको एजुकेशन ही नहीं होती कि ये हाउ मच इट इज़ नेसेसरी फॉर देयर चाइल्ड, कि कितना ज़रूरी है ये हेयरिंग एड या एम्पलीफाइड डिवाइसेस उनके बच्चों के लिए। अगर वो फ्रीक्वेंसी से वॉइस डिटेक्ट करेगा देन उसकी साउंड या उसके पास कुछ वर्ड्स की वोकैबुलरी इकट्ठी होगी। जब बच्चा ये चीज़ें नहीं ले पा रहा और वो टेंट्रम्स शो कर रहा है, देन फिर स्पेशल सेंटर्स बने हैं जहाँ पे स्पीच थेरेपी और अदर आर्टिकुलेशन थेरेपीज़ और ऑडिटरी ट्रेनिंग्स हम बच्चों को देते हैं,
जिसमें हम सेट कर देते हैं अगर बच्चा नहीं ले रहा ये एम्पलीफाइड डिवाइसेस तो हम उसे मिनट्स पे डिवाइड कर देते हैं कि एक दिन में हम उसे 30 मिनट्स के लिए दे रहे हैं और वो भी हमने सेकंड्स में डाइवर्ट कर दिए हैं ताकि बच्चे को इरिटेशन फील ना हो। ठीक है। जिससे फिर ये है कि हमें उसके साथ साथ ओरल मोटर एक्सरसाइजेज भी देनी पड़ती क्योंकि बच्चे ने एक टाइम वेस्ट कर दिया अपना, क्योंकि एक लेक ऑफ अवेयरनेस थी पेरेंट्स में और एक टाइम जो उन्होंने अपना वेस्ट कर दिया जिसमें उसके वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन बनने थे। ठीक है। तो देन फिर आते हैं स्पीच थेरेपी की तरफ, तो फिर ओरल मोटर एक्सरसाइजेज, आर्टिकुलेशन थेरेपीज और डॉटरी ट्रेनिंग, ओरल मोटर ट्रेनिंग्स पेरेंट्स को भी सिखाई जाती हैं ताकि वो घर में भी बच्चे के साथ एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करें। और सेंटर में तो फुल फ्लैज 1-on-1 थेरेपी प्लान्स होते हैं जो 3 to 4 टाइम विद आवर्स के साथ बच्चे को दिए जाते हैं ताकि वो सेंटेंस और अपने वर्ड्स की वोकैबुलरी को जनरेट कर सके और बोलने की उसमें कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज डेवलप हो सकें। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई स्टेजेस आप तय करते हैं, को पता चलता है कि कौन सी स्टेज पे है? फर्स्ट स्टेज है इसकी स्पीच थेरेपी, सेकंड, थर्ड, यानी ग्रेड वाइज अगर हम देखें तो ये कितना डैमेज है, कितना इस पे टाइम लग सकता है, तो ये सारी सूरत-ए-हाल जो आप काउंसल करते हैं बकायदा फैमिली को? जी जी बिल्कुल। जब एक पर्सन असेसमेंट, बायोलॉजिकल असेसमेंट करवा के आता है जिसमें उसकी टेस्टिंग बता रही होती है कि इसकी पार्शियल हेयरिंग इम्पेयर्ड है, पार्शियल लॉस है, फुल लॉस है या फिर अभी माइनर है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके लेवल सेट होते हैं थेरेपी के कि इसको हमें किस लेवल से स्टार्टअप लेना है। ठीक है। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है स्पेशल हेल्थ ऑन स्पेशल टीवी, बेसिकली ये प्रोग्राम आज हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के ऊपर रखा है और वो है कि आपका बोलना और सुनना, कुव्वत समात और कुव्वत स्पीकिंग जो है, आपकी स्पीकिंग पावर और फिर जो आपकी हियरिंग पावर है, ये किस तरह इसको डेवलप किया जा सकता है, जो नॉर्मल है उसको किस तरह बहाल किया जा सकता है, अगर कोई डैमेजिंग है तो उसको किस तरह टाइटल किया जा सकता है। तो ये हमारा टॉपिक है। चूँकि जब भी आप प्रोग्राम सुन रहे हो, कोई भी हमें नया ज्वाइन करता है प्रोग्राम के मिड में, तो उनको कम से कम टॉपिक का पता होना चाहिए कि आज का हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो आपकी बोलचाल के ऊपर है और इसी तरह जो आपकी समात है, यानी आपको सुनता कितना है, कम सुनता है, ज़्यादा सुनता है, नॉर्मल है, या आप बोलते सही हैं, ऑन द टाइम बोलते हैं, लेट बोले हैं, या बोलना क्यों नहीं शुरू कर रहे, तो ये हमारा असल में आज का मौजू है। तो सर, जैसे कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया, अगर यही समात बच्चा पैदाइशी तौर पे ठीक है, पैदाइशी तौर पे हमने देखा कि बच्चे को सुनाई भी दे रहा है, वो सारे सिग्नल साइन वगैरह समझ रहा है, कुछ टाइम के बाद 2-3 साल की उम्र में जाकर उसको सुनाई देना कम हो जाए, तो इसकी क्या रीज़न होती है सर? या उसके कान में इन्फेक्शन होता है, ये क्या है सर? ये दो है। एक तो है कि कंप्लीट लॉस हो जाए, यानी कि उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, तो वो उसके और कॉजेज हैं। और पार्शियल अगर हेयरिंग लॉस है, यानी कि हेयरिंग है लेकिन कम हेयरिंग है, तो उसके और जो बिल्कुल लॉस हो जाता है बच्चों को वो टाइफॉइड, निमोनिया, जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, मेनिंजाइटिस, मम्प्स, मीजल्स, खसा जिसको कहते हैं, चिकन पॉक्स जो दाने निकलते हैं, टीबी, पोलियो, एपिलेप्सी, इन ये सारी कॉजेज होती हैं कंप्लीट लॉस की। ठीक है। इसलिए हम हिस्ट्री लेते हैं और फिर उसको देखते हैं कि इसका कंप्लीट लॉस में ये तो नहीं। जो पार्शियल लॉसेज हैं उनमें ये होता है कि कई दफ़ा कान के पर्दे के पीछे पानी आ जाता है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। और या फिर उनको कोई इन्फेक्शन है एक्सटर्नली की वैक्स है। ठीक है। कई दफ़ा हम समझते हैं लेकिन अक्सर असल में वो मैल की वजह से हेयरिंग लॉस हो रहा होता है। हमारे यहाँ कई पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं कान में सीटियां बज रही हैं, कान में धुंधला, वो वजनी फील हो रहा है, वो फिर नीचे से बाज दफा थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं, तो वो कहते हैं सर हिलाने से मुझे सही सुनाई देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसे लगता है सीटियां बज रही हैं, हारन बज रहे हैं, वजनी फील हो रहा है। वो तो इसलिए कॉमन चीजें भी हमने रूल आउट करनी होती है
तो वो तो आपको देखने से ही पता लग जाता है, ओटोस्कोपी से हम देख लेते हैं। और दूसरे टेस्ट जो हैं वो स्पेशल टेस्ट है जिसमें टिम्पेनोमेट्री आती है, जिसमें हम पानी को देख लेते हैं, पर्दे को देखते हैं, और उसके अलावा हम अगर क्रॉनिक कई लोग बच्चों के कान बहरे होते हैं, उसको CSOM कहते हैं, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो ये सारी कॉजेज हैं, ये पार्शियल लॉसेस की कॉजेज हैं। और यहाँ कई ऐसे भी हैं जो जिनको कंजेनिटल लॉस होता है, पहले थोड़ा होता है, बाद में वो ज्यादा हो जाता है। तो जब ज्यादा होता है तो तब उनको पता लगता है कि हमें लॉस था, लेकिन हुआ वो उनको बाय बर्थ ही होता है। लेकिन उसको हम कहते हैं कुकी बाइट, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हियरिंग लॉस की, उससे हमें पता लग जाता है कि ये बच्चे को बाय बर्थ लॉस। ठीक है। अच्छा सर, अगर कंप्लीट लॉस हो गया तो उसका हल है? उसके कान को चेंज किया जा सकता है, ये क्या है? ये बिल्कुल लॉस हो गया तो हो गया? बिल्कुल, अगर लॉस हो गया और उसको कंफर्म हो जाता है तो 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर तो नहीं हम करते, 1 साल के बाद हम ये है कि उसको नया कान लगा सकते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल जिसको हम इम्प्लांट कहते हैं। इम्प्लांट हो गया। उसको हम उसका टेक्निकल नाम है कोक्लियर इम्प्लांट। ठीक है। कोक्लिया होता है कान के अंदर वाला हिस्सा। ठीक है। तो उसके अंदर हम अंदर वाला हिस्सा में इलेक्ट्रोड्स डाल के वहां पहुंचा देते हैं। बाहर रिसीव करने के लिए कान के बाहर जिस तरह माइक्रोफोन होता है, या ऐसा भी होता है जो छुपा होता है बालों में, वो भी हम लगा सकते हैं। वो उसको नजर नहीं आता। ठीक है। और एक चीज रिसीवर जो कान के अंदर लगता है, लेकिन बिल्कुल स्किन के बोन के पीछे लगता है। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फिर वो जो आखिरी पार्ट है वो नर्व तक वो हमारी आवाज को पहुंचाता है। ठीक है। और नर्व से फिर वो ब्रेन स्टेम और फिर ब्रेन में जाता है, और फिर बच्चा सुन सकता है नॉर्मल जिस तरह। ये जो चीज, हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ, हियरिंग एड जो आला समात हम कहते हैं, और इसमें फर्क क्या है ये समझने की जरूरत है। हियरिंग एड क्या करता है कि आवाज को ऊंची करके सुनाता है। जैसे आपको नजर नहीं आ रहा तो आप ऐनक लगाते हैं तो उससे बड़ा होके आपको नजर आना शुरू हो जाता है। तो वो आपकी हियरिंग को चेंज नहीं करता, लेकिन आपको सुनाता है आवाज ऊंची करके। लेकिन अगर सुनाई नहीं दे रहा तो जाहिर है आप सुन ही नहीं सकते। तो फिर ये इम्प्लांट का फर्क ये है कि ये जब आप लगाते हैं तो वो हियरिंग अगर 100 पे सुन रहा है और नॉर्मल 20 है तो वो 20 पे ले आएगा हियरिंग को। ठीक हो गया। तो अब आप नॉर्मल भी बात कर रहे हैं तो उसको बच्चे को आवाज जाएगी। ठीक हो गया। जैसे नाज़रीन, सर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बताया कि अगर आपकी लॉस हो गई है कि आपको हेयर जो है ना प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा, या कुव्वत समात कम हो गई है, आप बच्चों को इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बच्चा प्रॉपर सुन नहीं रहा, तो आपने कंसल्टेंट आइडियोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। जैसे हमारे यहाँ ये मशहूर है कि अगर आपको कोई इशू हो गया तो वो नाक कान गले वाले के पास चले जाते हैं। अब नाक कान गले वालों का काम और है, लेकिन चूंकि जो आपकी कुव्वत समात को बहाल करना या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, तो वो आपके कंसल्टेंट आइडियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है और वो देखते हैं। इसी तरह जो स्पीच थेरापी होती है कि आपने बोलना कम शुरू कर दिया, पैदाइशी तौर पे कम किया, या आगे जाके कोई आपको इशू बन गया टेक्निकली, तो उसके लिए भी यही फील्ड होती है जिन्होंने आपको देखना होता है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल कोई इशू है तो उसको जब टाइटल करना होता है तो वो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो मैडम, आपसे मेरा ये सवाल है कि स्पीच थेरापी पे जो आप सेशन देते हैं, उसके लिए जब भी किसी ने आपको कंसल्टेंसी लेनी हो तो उसका तरीकाकार क्या होता है? पैदाइशी तौर पे बच्चे भी आपके पास ज़्यादा आते हैं या बड़ी एज के बच्चे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं? हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिन्हें पेरेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं कि बच्चे की ये एज थी, बच्चे ने बोलना स्टार्ट नहीं किया, कुछ टाइम तक उन्होंने ऑब्जर्व किया जी, उनको ये फील हुआ कि बच्चा जो ना प्रॉपर या बोल नहीं पा रहा या कोशिश करता है तो इससे अल्फाज की अदायगी नहीं होती, तो तब वो लोग आपकी कंसल्टेंसी में आते हैं। बिल्कुल। जो हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स हैं जिन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस है कि वो बच्चे की डेवलपमेंटल एज में ही इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक एक बच्चा जो 3-4 माह का है वो कॉल करते हैं उसको, लेकिन बच्चा कोई साइन शो नहीं कर रहा, तो कुछ पेरेंट्स हैं जो कंसर्न शो करते हैं और वो अर्ली डिटेक्टमेंट या इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो पेरेंट्स जो हैं वो फिर प्रोसेस की तरफ आते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में लेक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से पेरेंट्स वो डेवलपमेंट टाइम किल करके आते हैं हमारे पास। और जिन बच्चों का टोटली हेयरिंग लॉस है उनके लिए फिर हम साइन लैंग्वेज क्यूज और क्या कहते हैं गेस्चर्स थेरेपी अप्लाई करते हैं।
और जो बच्चे सुन सकते हैं, जिनकी पार्शियल हेयरिंग लॉस है और उनको कुछ हेयरिंग एड्स या मोड्स लग चुके हैं लेकिन वो नहीं लगा रहे, तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को अवेल नहीं करते। चले बच्चा नहीं लगा रहा, इट्स ओके, कुछ टाइम बाद हम लगा देंगे। बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो वो इस चीज़ को अवेल कर लेगा, फिर उसको समझ होगी कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो उसका ओरल डेफिशिएंसीज को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। जो उसने सेंटेंस या वर्ड्स की वोकेबलरी को इकट्ठा करना था अपनी डेवलपमेंटल एज में, वो एज भी आप असेसमेंट के बाद भी किल कर चुके हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहबा से यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पे एक वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम अपनी बात को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने देखा, बहुत ही मज़े की गुफ्तगू हो रही है हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आपको बोलना और सुनना सिखाया जा रहा है। चूँकि हम बात कर रहे हैं आपके बोलने और सुनने के ऊपर, आप बोलना कम क्यों करते हैं या आपका बोलना कम क्यों होता है, इसके ऊपर बात हो रही है। आपकी सुनाई कम क्यों होती है, यानी आपकी कुव्वत समात डाउन क्यों होती है, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, आर्टिफिशियल अंदाज के अंदर आपकी इम्प्लांट इसमें कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप जारी रखें अपनी बात। हम बात कर रहे थे कि हम अपना वो डेवलपमेंटल टाइम जो है बच्चे ने किल कर दिया है और एक वो टीन एज में आके हमारे पास आया है, जी इसकी स्पीच थेरेपी की नीड है और हमें चाहिए, हम चाह रहे हैं कि बच्चा बोलना स्टार्ट करे। इसकी पार्शियल हेयरिंग लॉस था, हमने हेयरिंग एड नहीं लगाए और अब बच्चा जो है ये इस चीज़ को अवेल कर लेता है। देन अगेन उसका टेस्ट कराया जाता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे डिटेक्ट करता है वॉइस को, और फिर हेयरिंग एड तो वो अवेल करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके लिए जो काम मंथ्स में होना था वो ईयर में शिफ्ट हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर अपने गेस्चर्स और क्यूज पे ही रहते हैं, उनको ज़्यादा इजी फील होता है। अगर हम बीइंग अ नॉर्मल पर्सन हमारी बात कोई नहीं सुन पा रहा, हम अपनी बात किसी को नहीं समझा पा रहे, तो उससे हमें एंगर फील होता है कि गुस्सा आ रहा होता है, क्यों नहीं मेरी बात को समझा जा रहा। तो यही बच्चे जब वो अर्ली डेवलपमेंटल एज में भी हैं और वो अपनी कोई ना कोई मैसेजेस, अपनी नीड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन अदर पर्सन नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो बच्चे क्यूज और गेस्चर और साइन लैंग्वेज में चले जाते हैं या जिन्हें उसकी ज़्यादा ज़्यादा डिटेक्टेशन हो जाती है कि उन्होंने बस क्यूज और गेस्चर में ही अपना जो नीड और मैसेज है वो नेक्स्ट पर्सन को देना है, तो फिर जब नेक्स्ट नहीं समझ पा रहा तो उनमें एंगर आउटब्रस्ट आ जाते हैं, बिहेवियर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक अदर मेंटल डिसेबिलिटीज की तरफ चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चे के अंदर। उससे फिर क्या होता है कि उनमें सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर्स भी आ जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, और अदर इंजीरियस बिहेवियर भी इसलिए आ जाते हैं कि जो फिर बच्चे हैं या बड़े हैं जो उन्हें चिढ़ाएंगे कि तुम इस तरह से बोलती हो, तुम्हारे ये एक्शंस हैं, तो फिर ये एक अदर स्ट्रीमलाइंस की तरफ चले जाते हैं। फिर उन्हें बिहेवियर इशू भी साथ डेवलप हो जाते हैं। देखिए, जब एक पर्सन के बिहेवियर इशू स्टार्ट हुए हैं तो फिर ना समझा पाने की वजह से, ना सुन पाने की वजह से वो बुली होने का विक्टिमाइज हो रहा है सोसाइटी में, तो उसमें होपलेसनेस आ जाती है, डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाते हैं, सेंसिटिविटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। सेल्फ एस्टीम लो होगी तो वो सोसाइटी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा अपनी फीलिंग्स को कि मुझे किसी ने नहीं समझना, तो वो अपने आप में चीज़ें रखना बच्चा या बड़ा स्टार्ट कर देगा, जिससे ये होगा कि एक टाइम बाद वो डिप्रेशन का शिकार होता जाएगा। फिर ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए उसे एक अदर प्लान्स को अवेल करना पड़ेगा, और फिर इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो वर्स से वर्स कंडीशन में कन्वर्ट होती जाती हैं। जी नाजरीन, जैसे आपने देखा, क्योंकि बीइंग अ प्रैक्टिशनर क्लिनिशियन डेली बेस पे सैकड़ों मरीजों का मैं खुद मुआयना करता हूँ। इसी तरह जो मेरे स्टूडियो में डॉक्टर साहबान तशरीफ़ रखते हैं, ये भी रेगुलर बेस पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रेगुलर बेस पे इनका इंटरेक्शन होता है पेशेंट के साथ, तो इसलिए हम बेहतर वे के साथ आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, आप लोगों को वेल अवेयर कर सकते हैं, चूँकि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हम मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट आपको सोशल मीडिया की वेबसाइट के ऊपर बेशुमार आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं जिसमें आपकी हेयरिंग है या इसके आप स्पीच थेरेपी है, लेकिन चूँकि कुछ लोग जो है वो सिर्फ आपको वीडियोस बना के या नॉलेज शेयर करने तक होते हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्राउंड रियलिटी पे पेशेंट के साथ टच होते हैं। तो हर कंडीशन जो है ना वो एक जैसी नहीं होती। जैसे हम बात एक पेशेंट की नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। डिपेंड करता है कि हर पेशेंट की फिजिकल कंडीशन क्या है, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं, या उसकी बॉडी की फिजिक क्या है, या उसमें डेफिशिएंसीज क्या हैं, या इन्फेक्शन किस कैटेगरी का है, और ये लॉस होने की वजूहात क्या है। तो ये सारी चीज़ों को टाइटल करने के लिए, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मेन जो फोकस है वो आपका बोलना और आपका सुनना है। इस सारी फील्ड को जो खूबसूरत अंदाज में आपकी लाइफ को मोटिवेट करते हैं या आपको नॉर्मल लाइफ पे चलाते हैं, वो कंसल्टेंट आइडियोलॉजिस्ट होते हैं। तो सर हमारे पास मौजूद हैं, और सर की मौजूदगी का और एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए सर इन प्लांट के ऊपर हमारी बात हो रही थी। जैसे हम देखते हैं आजकल अपने रोड्स के ऊपर, गली मोहल्लों में, तो लोगों ने एक कुव्वत समात वाले आले लगाए होते हैं, या कुछ लोगों ने लोगों को डोनेट करने भी शुरू कर दिए कि भाई आपको नहीं सुनाई दे रहा तो ये नेकी का काम है, तो ये कर दें। एक तो इसके ऊपर बात करनी है, दूसरा ये कि इन प्लांट ज़्यादा बेहतर है या ये आला लगाना ज़्यादा बेहतर है? पहली बात तो ये है कि जो हेयरिंग एड है ना, वो समझने की ज़रूरत ये है। हम ऐनक के बारे में तो समझते हैं कि इसका एक नंबर होता है, ठीक है, और इसकी खास स्ट्रेंथ है जो आपने यूज़ करनी है। ठीक है। यानी अगर मुझे मेरी आईसाइट वीक है तो मैं अगर बहुत मोटा शीशा लगा लूंगा तो उसका ये लेंस तो लग जाएगा, पर उसका मुझे नुकसान हो सकता है, फायदा कम होगा। ठीक है। यही हाल हेयरिंग एड्स का है। ठीक है। जिसकी हेयरिंग लॉस होता है उसके मुताबिक उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन होती है, यानी चेकअप के बाद प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें हम नंबर लिखते हैं कि ये हमें फ्रीक्वेंसीज चाहिए, ये फीचर्स चाहिए, सारा कुछ हम लिख के फिर हम बनने के लिए देते हैं, फिर वो बन गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर बंदे का हेयरिंग टेस्ट होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको आला लगना चाहिए, और उसके मुताबिक उसकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। क्योंकि आजकल डिजिटल हेयरिंग एड्स आ गए हैं, तो आप डिजिटल हेयरिंग एड्स को हम कंप्यूटर पे हर किस्म की उसमें चेक भी किया जा सकता है और प्रोग्राम भी किया जा सकता है, आपका जो लॉस है एग्जैक्टली उसके मुताबिक। तो इसलिए ये करना नहायत ज़रूरी है। ये ना सोचना चाहिए कि ऊंचा करना इज मकसद जो अब अमेरिका में और बाकी सारी दुनिया में जो जिस पर एम्फेसिस है वो ये है कि आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। जी सर, जो भी खाली ऊंची नहीं होनी चाहिए। खाली ऊंची होगी तो वो ऐसे जैसे आपने एम्पलीफायर लगा लिया है, कोई ऊंचा करने वाला। वो हमने देखा ना कि आप नॉर्मल भी बात कर रहे हो तो जिसको आला लगाओ तो वो उससे भी डबल बोल रहा होता है, जैसे पता नहीं इसको सुनाई दे रहा है कि नहीं। बात है, तो ऐसे जैसे आपने कोई लगा। तो ये एक तो ये है बहुत। दूसरा, अब हेयरिंग जो इम्प्लांट है वो खास लोगों के लिए, वो हर के लिए नहीं है। ठीक है। एक बच्चा जिसको आवाज आ रही है और उसको हम हेयरिंग एड के जरिए सुना सकते हैं, तो हेयरिंग एड्स आजकल बहुत अच्छे आ चुके हैं, उनको हम हेयरिंग एड्स के जरिए ही सुनाते हैं। ठीक है। जो हेयरिंग एड वाला बच्चा है वो अलग है। आमतौर पे जो इम्प्लांट उन्हीं बच्चों को होता है जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, या ऐसा अब नए जो आगे हैं क्राइटेरियन जिनको हम इम्प्लांट, वो ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आवाज़ तो आती है पर उनको समझ नहीं आती दिमाग से, क्योंकि उनका कोई प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है। उनको भी हम इम्प्लांट के जरिए सुना भी सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं। जिसको इम्प्लांट यानी जिसको हम कहते हैं कि नया कान लगा रहे हैं, यानी उसके कान के अंदर का मुकम्मल सिस्टम चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल उसको कहते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे हमारे पास बेशुमार लोग सवाल पे पूछते हैं और क्वेरीज करते हैं। उसमें एक लोगों ने, आज जब मेरा ये लोगों को पता था कि आज मैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ जिसमें हम समात के ऊपर और आपकी स्पीच थेरापी के ऊपर बात करेंगे, तो वहाँ पे एक सवाल किसी दोस्त ने डाला था कि जो हम माइक्रोफोन सर यूज़ करते हैं या हैंड फ्री वगैरह लगाते हैं या इस तरह के बूफर वगैरह लगाते हैं, क्या इनका भी कुव्वत समात के ऊपर कोई असर होता है? जी हाँ, बिल्कुल। हैंड्स फ्री हमने अमेरिका में, जब मैं था, मैं 20 ईयर्स रह के आया हूँ, तो वहाँ एक रीस जब ये आए आईपॉड्स जिनको हम कहते हैं, जो के लोग कान में लगाते थे, मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के साथ सबके साथ लगाते हैं। तो उस वक्त जब हमने हुआ ये कि यंगस्टर्स को भी हेयरिंग लॉस होना शुरू हो गया। ठीक है। तो सब ने कहा ये क्या वजह है। फिर इस पर रिसर्च हुई। रिसर्च ने ये बताया कि जो लोग
2-3 घंटे से ज्यादा मैक्सिमम अपनी वॉल्यूम पे ये आईपॉड लगाते हैं, उनको हेयरिंग लॉस होता है। और वो मैं उसकी एक आपको बड़े अच्छी मिसाल दिए देता हूँ। आप अगर एक पाइप से पानी गुजार रहे हैं और पौधों को पानी दे रहे हैं, पानी ऐसे एक खास फ्लो के साथ आता है, अब उसी पाइप को मैं ऐसे दबा दूं, वो प्रेशर के साथ जाएगा। अब एक आवाज है जो इस एनवायरनमेंट में आ रही है, आपने वो 90-100 dB की है, लेकिन वो इतनी ऊंची नहीं लगती, लेकिन वो अगर आप इतनी से सुराख में डाल देंगे, उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। और अंदर हमारे होते हैं हेयर सेल्स, जिससे हम सुनते हैं। वो आउटर हेयर सेल्स एक आंधी की तरह, जैसे आंधी चली होती है, वो डैमेज हो जाते हैं और उसके बाद हेयरिंग लॉस हो जाता है। तो ये प्रूवन है कि जो लोग ये यूज करते हैं उनको हेयरिंग लॉस होता है ज्यादा, और उसमें ये है। और फिर यंगस्टर्स में ज्यादा वो यूज करते हैं ज्यादा इन चीजों को। तो हमने फिर वहां ये नारा एक किस्म का इन्वेंट किया, टर्न इट टू द लेफ्ट, यानी कि आप कम आवाज करके सुने, अगर आपने सुनना ही है तो इतनी कम करें कि आपको डैमेज ना। ठीक हो जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बड़ी ज़बरदस्त और गुफ्तगू हो रही है, इसको हम घंटों में ले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशंस होती हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये है कि जिस तरह आपने स्पीच थेरेपी पे हम बात कर रहे हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में माएँ अपने बच्चों को लेके आती हैं, तो वो कहती है कि बच्चा मेरा 3 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, ये प्रॉपर बोल नहीं पा रहा, ये बात नहीं कर पा रहा, तो इसका तंदुआ चेक करें। जो लोगों की एक पुरानी साइकी है, तो हम उसका देखते हैं कि भाई ज़ुबान में तंदुआ वगैरह है या नहीं है, उसके मुताबिक फिर उसको ट्रीट करते हैं। तो क्या आपकी प्रैक्टिस में भी इस तरह के केस आते हैं? बिल्कुल, इस तरह के केसेस आते हैं जिनको तो ये डेफिशिएंसी है, फिर उसका तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट थ्रू एक कंसल्टेंट चलता है। लेकिन जिन्हें नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स इस शक में मुब्तला होते हैं कि ये था या ये हुआ होगा, लेकिन वो इसकी कंपोजिशन को नहीं समझते। तो फिर उन्हें साइको एजुकेट किया जाता है कि आपके बच्चे की क्योंकि हमारे पास जो भी पेरेंट्स आएगा वो असेसमेंट करवा के आएगा, हम उन्हें रेफर कर देते हैं ऑडियोलॉजिस्ट के पास, वहां से वो अपना हेयरिंग टेस्ट करवा के आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये किस टाइप की हेयरिंग लॉस है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसका प्लान, उसका आईपी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीच थेरेपी, कि किस लेवल से उसको हम स्टार्टअप देंगे। फिर पेरेंट्स को भी वही सेम चीज़ें, वही सेम सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि इस तरीके से हम आपके बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स थेरेपीज हैं, कुछ प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू, कुछ ओरल मोटर एक्सरसाइजेस के थ्रू, किस तरह से और किस प्रेशर थेरेपीज के थ्रू आपने ये करना है, पहले पेरेंट्स को करके बताया जाता है उनके पार्ट्स के ऊपर, ताकि उनको पता हो कि प्रेशर किस लेवल का बच्चे को हमने देना है। क्योंकि देखिए, एक कंसल्टेंट जो है वो जिस तरह से प्रेशर थेरेपी अप्लाई कर रहा है, पेरेंट्स जो है वो उस पर प्रेशर डबलाइज्ड कर देंगे, तो जो फिर बजाय इसके प्रोग्रेस आए तो वो डाइवर्सिटी की तरफ भी जा सकते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि इंसान जो है वो खूबसूरत सुनना चाहता है और खूबसूरत बोलना चाहता है, तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि खूबसूरत बोलिए और खूबसूरत सुनिए। आप खूबसूरत सुनाई को कैसे आप ताहयात बरकरार रख सकते हैं या उसको कैसे केयर कर सकते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर पब्लिक के लिए कोई मैसेज आपका है तो वो दे दें कि अपनी समात को कैसे बचाएं। हाँ जी, सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट जो लोग मिस करते हैं वो ये है कि हमारे अराउंड नॉइज़ पोल्यूशन हो गई है। मैं आपको सही बताऊं, इतनी नॉइज़ है हमारे अराउंड कि आप उसको, हमने रिसर्च की है, जो लोग जो ये सार्जेंट्स होते हैं या पुलिस वाले, उनको हेयरिंग लॉस हो जाता है सिर्फ हॉर्न की वजह से, शोर शराबे की वजह से, और जो रिक्शास के जो शोर उससे होता है। तो उस नॉइज पोल्यूशन से हमने अपने आप को बचाना है। प्रिजर्वेशन या उसको बचाना बेहतर है बजाय इसके कि आप उसका इलाज बाद में करें। तो इसलिए अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं, ऐसी जगह पे, या ऐसे पुलिस में है या ऐसी जगह पे जहाँ नॉइज ज़्यादा है, तो प्लग्स मिलते हैं जो आप बनवाएं और उनसे आपकी आवाज़ जो आप सुन रहे हैं वो कम हो जाएगी। आप सुन सकेंगे लेकिन आवाज़ जो डैमेज करने वाली वो कम हो जाएगी और आप
प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी हेयरिंग। ये बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए मैसेज। डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि अपनी समात को खूबसूरत और बरकरार रखने के लिए आप कैसे कर सकते हो। तो अपनी स्पीच थेरापी को, जैसे इंसान बोलना खूबसूरत चाहता है, सुनना खूबसूरत चाहता है, तो डॉक्टर साहब आप तो पब्लिक के लिए मैसेज दें कि अगर बच्चों में कोई भी इशू है तो वो कब आपके पास लाएं? बेसिकली एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही डिटेक्ट हो जाए कि बच्चे में कुछ हेयरिंग लॉस हैं तो दे शुड कंसल्ट एनी स्पीच थेरेपिस्ट। और क्योंकि ये हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है उसमें इसकी लेक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से, और अगर अवेयरनेस है तो फिर इसके चार्जेस अवेल करने में भी पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है कि हमारे पास इतने चार्जेस नहीं है कि हम एक स्पीच थेरेपिस्ट को स्पेशली अवेल करें। तो उसके लिए बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिहेवियर, स्पीच और रिलेटेड एनी मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज़ हम ट्रीटमेंट प्लान ऑफर करते हैं एट मॉर्निंग टाइम 9 to 2 PM। हमारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर अंडर प्रिविलेज पर्सन। जो एक वेल सोशो इकोनॉमिक चाइल्ड या अडल्ट जो ट्रीटमेंट अवेल करता है, वही सेम ट्रीटमेंट एक अंडर प्रिविलेज पर्सनस के लिए भी एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर कोशिश की कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ के रखूं कि आप इंसान कोई भी है, मैं भी हूं, कोई भी है, तो वो सुनना चूँकि बहुत खूबसूरत चाहता है कि खूबसूरत आवाज़ मुझे सुनाई दे, और वो बोलना भी खूबसूरत चाहता है कि मेरे इखलाक से लोग मुतासर हों, यानी मेरी बोलचाल इतनी मीठी हो कि लोगों को अच्छी लगे। तो इसके ऊपर हमने प्रॉपर कोशिश की कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, उनको एजुकेट करें, वेल अवेयर करें, ताकि उनको ये पता चले कि अगर उनको इस जैसा कोई भी मसला है, या उनके नेबर में है, या उनके रिलेटिव में है, या उनके सराउंडिंग में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको अगर कोई स्पीच थेरापी का मसला है, बोलने का मसला है, या सुनाई देने का मसला है, तो आपने कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी स्पेशलिटी में जाना है, इसके ऊपर हमने आपको एजुकेट करने की कोशिश की। और सर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। सर मैं आपको भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अगर कोई बात करना चाहते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस इम्पोर्टेंट इशू पे इतना अच्छा प्रोग्राम किया, आपने बहुत अच्छी तरह इसको कंडक्ट किया और हमारे नाजरीन को इसको इन्फॉर्मेशन दी। तो एक चीज़ मैं ज़रूर स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ज़्यादा असरात कम सुनाई के बच्चों पे होते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने पेरेंट्स हैं अपनी हेयरिंग, अपने बच्चों की हेयरिंग स्क्रीनिंग एज सून एज बर्थ के बाद कराएं, हो सकती है उनकी स्क्रीनिंग। ठीक है। और अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, यानी कि अर्ली उसको डायग्नोज करा के उसकी जो अगर हेयरिंग लॉस है उसके ट्रीटमेंट की जाए। और वो उसके लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ टीचिंग हॉस्पिटल में भी मेरे पास आ सकते हैं, नेशनल हॉस्पिटल DHA में भी आ सकते हैं। और मतलब जो जी नाज़रीन, चूँकि टाइम लिमिटेशन है इसलिए हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। मैं अपने तमाम गेस्टों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ अटैच हैं। थैंक यू सो मच।